हेलो गाइस, मेरा नाम विकास और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वीसीएल एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं पॉलिटी 2016 का जो क्वेश्चन हमारा बाकी रह गया था, उन सारे क्वेश्चनों को हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो उन क्वेश्चनों को देखेंगे और इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हम शुरू करेंगे कहाँ से? फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ से। फर्स्ट वाले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो और इसमें जो भी सिर्फ पीसीएस का नहीं, जो भी एग्ज़ाम आप देंगे यहाँ से आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें मिलने वाली हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ चलते हैं हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन से। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? अगर आप सही ऑप्शन की तरफ चलोगे, फर्स्ट वाला क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश, और सेकेंड वाला कह रहा है असम, थर्ड वाला कह रहा है अरुणाचल प्रदेश, और फोर्थ वाला क्या कह रहा है कि हरियाणा। अगर आप इसमें सही ऑप्शन की तरफ चलोगे तो आपका सही ऑप्शन हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में क्या होती है कि अनुसूचित जाति पाई ही नहीं जाती। जब अनुसूचित जाति पाई ही नहीं जाती तब क्या करेंगे, वहाँ आरक्षण की व्यवस्था कैसे करेंगे? तो जब वहाँ जाति नहीं पाई जाती तो आरक्षण की व्यवस्था क्या करेंगे? तो इसके इस आधार पे क्या हो जाता है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में यहाँ लागू नहीं होता। और कहाँ नहीं लागू होता? अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और नागालैंड, यहाँ सब क्या हो जाती हैं, अनुसूचित जातियाँ पाई नहीं जाती हैं। तो यहाँ आरक्षण की, अनुसूचित जाति के आरक्षण की व्यवस्था ही नहीं की गई है। इसीलिए नहीं की गई क्योंकि यहाँ जातियाँ नहीं पाई जाती, तो इनको आरक्षण की व्यवस्था करने से क्या मतलब है। तो इसके बाद हम चलते हैं कहाँ, इसके बाद हम चलते हैं अपने और सेकंड। और इसमें अगर बात करोगे तो अगर एससी क्या होते हैं, अनुसूचित जाति में आते हैं, इनको 15% की व्यवस्था की गई है आरक्षण की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और एसटी की बात करोगे, एसटी के जो आते हैं आदिवासी जो जनजातियां होती हैं, और वो किस में आती हैं, एसटी में आती हैं। तो इनको 7.5% की व्यवस्था की गई है इन्हें। तो इन दोनों को मिला करके कितना 23.5% का व्यवस्था यहाँ से हो जाती है। और अगर ओबीसी की बात करोगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 27.5 की व्यवस्था ओबीसी के लिए की गई है। तो इनको मिला के कुल हो जाता है कितना, अगर मिला दोगे तो 23 और इतना 50% इनका हो जाता है। तो यहाँ कितना 27%, तो 49.5% का क्या की गई है, आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उसके बाद लेकिन अगर ओबीसी की बात करोगे कितना मिलेगा, ओबीसी को प्रत्येक राज्य में कितना 14%, 16%, 12% ऐसे करके इनको आरक्षण मिलता है। तो आई होप कि ये सब आपको क्लियर हो गया। हमने क्या पूछा था, अनुसूचित जाति का आरक्षण की किस राज्य में व्यवस्था नहीं की गई है, अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्था नहीं की गई है, क्यों नहीं की गई है, ये चीज़ें भी आपने देख लिया। आइए हम चलते हैं अपने सेकेंड वाले क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड वाला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 21, 15, 11 और 17। अगर इसमें आप सही तरफ चलोगे तो अपना फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही हो जाता है। तो का वाला ऑप्शन 21 क्या होते हैं, आर्टिकल 243 के अनुसार जो सहकारी समितियों के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 21 होती है। तो आगे चलते हैं अपने थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड वाला क्वेश्चन यहाँ भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। कहाँ अनिवार्य होता है? चलो आगे, ये हमारा ऑप्शन है। ऑप्शन क्या कह रहा है कि फर्स्ट वाले ऑप्शन क्या कह रहा है कि संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, संसद के साधारण बहुमत द्वारा, संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगर आप इसमें ठीक तरीके से चलोगे तो आप सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाता है, संसद के साधारण बहुमत द्वारा। संसद के साधारण बहुमत का हमारे कहने का मतलब 2/3
संसद में जो भी सदस्य उपस्थित होंगे वो क्या करेंगे, 2/3 बहुमत के द्वारा इसे पारित करेंगे। तो 2/3 बहुमत के द्वारा पारित होने के बाद एक नए राज्यों का सृजन किया जा सकता है। तो ये कि कितने किसमें इसमें कौन सा ऑप्शन आपका खा वाला ऑप्शन हो जाएगा, साधारण बहुमत के द्वारा। यही हमारा क्या होता है, साधारण बहुमत होता है। चलो अपने फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन सा कर सकता है, लोकसभा, राज्यसभा, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। अगर इसमें सही ऑप्शन तरफ चलोगे तो गा वाला ऑप्शन क्या हो जाता है, सही ऑप्शन हो जाता है संसद। और संसद के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में जो भी वीडियो दिया है, हर एक वीडियो में हम संसद के बारे में, संसद ऑप्शन आ जाता तो संसद के बारे में हम डिस्कस कर लेते थे। राज्य आ जाता था, संसद का डिस्कस करते थे, उसके अंतर्गत राज्यसभा का भी डिस्कस कर लेते थे, लोकसभा का भी डिस्कस कर लेते थे। तो इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों को डिस्कस नहीं करने वाले हैं, सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के बचता है, इसका डिस्कस कर लेंगे थोड़ा से, क्योंकि इतना डिस्कस मतलब पीछे भी किए हैं, यहाँ भी करते चलेंगे। आई होप कि आपको ये सब चीज़ें तैयार हो गई होंगी, इसलिए नहीं कर रहे हैं, और वीडियो भी क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। तो चलिए अपने इसमें देखो संसद के जो मौलिक अधिकारों में हमारे संशोधन कर सकती है, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तभी से जो मौलिक अधिकार थे इस पर विवादित रहे हैं, और यही आता है जो सुप्रीम कोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो केस आता है, उसमें क्या करती है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि संसद क्या होती है, कि संसद मौलिक अधिकार में क्या करती है, संशोधन नहीं कर सकती। क्या मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो केस आता है उसमें। लेकिन फिर उसके बाद क्या किया जाता है, 24वां संविधान संशोधन अपना होता है 1971 में। इसमें क्या कर दिया जाता है कि संशोधन करके ये कह दिया जाता है कि मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार संसद में निहित है, अर्थात संसद को है मौलिक अधिकार में संशोधन करने का। और यही चीज़ संशोधन करने की प्रक्रिया को इसी को क्या कर लिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट मानती है कब, जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो केस आता है उसमें सुप्रीम कोर्ट ये मान लेती है कि मौलिक अधिकार में जो संसद होती है वो क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। लेकिन उसके जो हमारा मूल आधार है, मूल ढांचे हैं, उसमें कोई छेड़छाड़, कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये मौलिक अधिकार वाला पूरा सब कुछ चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगर सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था हम देखो, सर्वोच्च न्यायालय की तरफ चलेंगे, अगर इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल पहले कहाँ इसकी व्यवस्था की गई, ये कब से लागू होता है, 1773 में आता है क्या, रेगुलेटिंग एक्ट। इसकी कहाँ से शुरुआत होती है, 1773 में आता है रेगुलेटिंग एक्ट। इसी एक्ट के तहत में जो कलकत्ता में क्या किया जाता है, कोलकाता में स्थापित किया जाता है 1774 को क्या किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और तीन अन्य न्यायाधीश होते हैं। और जो मुख्य न्यायाधीश हो जाते हैं क्या होते हैं, एल्जा इम्पे क्या होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और 3 अन्य न्यायाधीश जो भी रहते हैं। उसके बाद इसका जो अगर आज वर्तमान में बात करोगे तो वर्तमान में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जानते हो कि 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो गया था। तो उसके बाद जब हमारे यहाँ जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय में आज हमारे यहाँ मुख्य न्यायाधीशों की संख्या की बात करोगे तो कितनी है, मुख्य न्यायाधीशों की संख्या आज हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय में है 34। और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 33 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। और इनका जो मतलब इनके यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश बनते हैं वो कैसे बनते हैं कि अगर कुछ जो उच्च न्यायालय होता है, और हाँ उच्च न्यायालय की बात करोगे तो ये उच्च न्यायालय जो है 1861 में उच्च न्यायालय विभिन्न प्रांतों में क्या की जाती है, उच्च न्यायालय की भी स्थापना की जाती है 1861 में। और यहाँ अपने वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे थे, तो सर्वोच्च न्यायालय में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति न्यायाधीश कैसे नियुक्त होता है, न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए उसे क्या करना होता है, उच्च न्यायालय में
क्या जो उच्च न्यायालय है उसमें क्या हो, कम से कम 10 वर्ष तक कार्य कर चुका हो, या या एक से अधिक न्यायालयों में 5-5 वर्ष कार्य कर चुका हो। और इसमें और ये भी चीज़ें होती हैं कि कोई भी अधिवक्ता हो वो क्या हो सके, मतलब वो 5-5 साल अधिक, मतलब 5-5 साल से अधिक दो या दो से अधिक न्यायालयों में क्या कर चुका हो, कार्यरत रह चुका हो, तो उसे भी हम क्या कर सकते हैं। और क्या एक और प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निगाह में वो क्या होना चाहिए, मतलब उच्च कानून का ज्ञाता होना चाहिए। तो उसे क्या करते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में क्या करते हैं, न्यायाधीश के रूप में न्यायाधीश के रूप में मतलब उसको नियुक्त कर सकते हैं। तो इसके बाद चलते हैं अपने, आई होप कि ये सब क्लियर हो गया होगा। मैं चलता हूँ अपने फिफ्थ वाले क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास फिफ्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश नीति से संबंधित है। भारत की विदेश नीति से कौन सा संविधान मतलब हमारे आर्टिकल कौन सा संबंधित है भारत की विदेश नीति से। अगर आप सही इसमें चलोगे तो आपका आ जाता है कौन सा, ऑप्शन की तरफ देखने का प्रयास करोगे, पहला कर 380। 380 में तो इसमें क्या आता है, इसमें आईपीसी धारा आती है। उसके बाद आप चलने का प्रयास करें, हम 312 अखिल भारतीय सेवा समिति आती है, अखिल भारतीय सेवा आती है। और उसके आर्टिकल 300 मतलब आर्टिकल 60 में चलोगे तो इसमें राष्ट्रपति की शपथ की व्यवस्था की गई है। और आर्टिकल 51 की तरफ चलोगे तो ये क्या करता है कि इसमें भारत की जो अनुच्छेद 51 क्या कहता है, भारत के जो विदेशी नीतियों से संबंधित संबंध कौन रखेगा, यही वाला घा वाला। इसका मतलब ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो करार किए गए होते हैं, समझौते किए गए होते हैं, वो सबको अपना आदर बढ़ाने के लिए इन सब का व्यवस्था किसमें की गई है, इस सब की व्यवस्था की गई है 51 के तहत की गई है। हमने इसमें क्या बताया, इसमें बताया कि राष्ट्रपति के जो शपथ की व्यवस्था की गई है आर्टिकल 60 के तहत की गई है। ये अखिल भारतीय अखिल भारतीय सेवा समिति ये क्या होती है, इसमें क्या होता है कि अगर राज्यसभा के द्वारा जो उपस्थित सदस्य होते हैं उनके द्वारा 2/3 बहुमत से एक कोई नियम पास कर दिया जाता है, तो संसद को आवश्यक हो जाता है कि उस पर क्या क्या बनाए, एक समिति बनाए जो मतलब कि अखिल भारतीय समिति कहलाती है। तो उसको मतलब संसद को बाध्य होना पड़ता है कि उसको एक से समिति का सृजन करना है। तो वो इसी के हिसाब से वो फिर क्या करती है, सृजन करती है, किसका, अखिल भारतीय सेवा समिति का सृजन करती है। और ये इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, भर्तियों की नियुक्ति वगैरह जो होती है वो अखिल भारतीय समिति के द्वारा कुछ चीज़ें होती हैं। तो अगर इसके बाद चलोगे हम अनुच्छेद 380 की बात करोगे। आर्टिकल 380 क्या कहता है, आर्टिकल 380 आता है कि आईपीसी धारा के अंतर्गत आता है। आईपीसी धारा के मतलब कोई भी व्यक्ति क्या हो, मतलब कोई मकान हो और इमारत हो, तंबू में कोई जो व्यक्ति के रहने के लिए हो, इन सब में अगर चोरी करता है कोई व्यक्ति, तो उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, 1 साल या इससे बढ़ाकर 7 साल के लिए उसे क्या किया गया है, सजा का प्रावधान किया गया है। आई होप ये सब आपको क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाना है, तो ये क्या कह रहा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाने के लिए कह रहा है। इसमें कह रहा है सूची संस्थान मतलब फर्स्ट में क्या है, संस्था है, और सेकंड में क्या है, अनुच्छेद है। फर्स्ट में संस्था है, सेकंड में अनुच्छेद है। तो फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, ए वाला, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके अनुच्छेद किसमें में जाएगा। और पहले यहाँ देख लेते हैं आपको वित्त आयोग, अभी पीछे ही पढ़ के आया, वित्त आयोग कहाँ जाएगा, 280 के अंतर्गत कहाँ जाएगा वित्त आयोग, पीछे नहीं पढ़े हैं, इसी में वित्त आयोग कहाँ जाएगा, 280 के अंतर्गत।
और संघ लोक सेवा आयोग जाएगा 315 के अंतर्गत। भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये जाएगा 148 के अंतर्गत। प्रशासनिक प्राधिकरण ये कहाँ जाएगा 323 के अंतर्गत। तो आई होप कि ये सब सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वित्त आयोग क्या होता है, इसका गठन की बात करोगे तो ये 22 नवंबर 1951 को इसका गठन किया गया था वित्त आयोग का। और इसका कार्य क्या होते हैं, और इसमें केसी नियोगी जो होते हैं, केसी नियोगी क्या होते हैं, प्रथम अध्यक्ष होते हैं। इसका कार्य क्या होता है कि आयकर या कोई भी ऐसा कोई भी कर हो जो इसको प्राप्त होता है, वो क्या होता है अनुपातिक रूप में राज्यों में कैसे बंटवारा किया जाता है, ये किया जाए। इन सब का ये सब इसका क्या होता है कार्य होता है। और इसका गठन कितना हो 5 वर्ष के लिए इसका गठन किया जाता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। उसके बाद हम यहाँ चलें, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये होता है सीएजी अर्थात कैग, इसी को हम क्या कहते हैं, कैग या सीएजी कहते हैं। अगर वर्तमान में बात करोगे तो 8 अगस्त 2020 के जो नए इसके महालेखा नियंत्रक महालेखा परीक्षक को नियुक्त किया गया गिरीश चंद्र मुर्मू को। गिरीश चंद्र मुर्मू को क्या किया जाता है, नया लेखा मतलब महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। अभी 20 अगस्त 2020 को गिरीश चंद्र मुर्मू को नया महालेखा परीक्षक को नियुक्त किया गया। और इसकी अगर बात करोगे तो ये इसको नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और कैग का काम क्या होता है कि जो भी सरकारी खर्चे होते हैं उन सब की क्या करना होता है, जांच करना होता है कि वो कैसे कहाँ कितने तरीके से खर्च हुए हैं। इसकी अगर व्यवस्था, इसकी अर्थात शुरुआत की बात करोगे तो ये शुरुआत हो जाती है इसकी 1858 से ही इसकी शुरुआत होती रहती है। और इसका जब हमारा धीरे धीरे ये ऐसे चलता ही आता है। फिर हमारा जब हमारा देश आज़ाद होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, तो आर्टिकल इसको कितने रख दिया जाता है, हमारे 148 आर्टिकल के अंतर्गत इसमें रखा जाता है। और 1971 में आता है क्या, सीएजी अधिनियम 1971 में आता है क्या, सीएजी अधिनियम में क्या कर दिया जाता है, इसके जो भी शक्तियां होती हैं निर्धारित कर दी जाती हैं कि इनकी क्या क्या शक्तियां हैं। ये सब निर्धारित कहाँ की जाती हैं, 1971 के अधिनियम में निर्धारित की जाती हैं। आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ देखो संघ लोक सेवा आयोग की भी बात कर लेते हैं। आर्टिकल 315 क्या कहता है, आर्टिकल 315 क्या कहता है, संघ लोक सेवा आयोग की बात करता है। मतलब हमारे संघ में क्या होगा, एक लोक सेवा आयोग होगी। क्या होगी, एक लोक सेवा आयोग होगी। और क्या राज्यों में की बात करोगे तो एक या एक से अधिक मतलब राज्य होंगे, उनके अंदर भी क्या होगी, कम से कम एक लोक सेवा मतलब कम से कम एक लोक सेवा आयोग का होना चाहिए, मतलब होगी। ये आर्टिकल 315 कहता है। मतलब हमारे संघ में एक लोक सेवा आयोग होगी, राज्यों के अंदर 2 या 2 से अधिक राज्य के अंदर भी एक लोक सेवा आयोग का सृजन किया गया है। मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों के अंदर कैसे सृजन हो सकता है, जब 2 विधानमंडल क्या करेंगे, वो अपने बहुमत के द्वारा पारित कर दें कि हाँ हमें एक ही में काम चल जाएगा, एक ही में हो जाएगा। तब वहाँ क्या हो जाता है कि एक ही व्यवस्था की जाती है, नहीं तो प्रत्येक राज्य में भी लोक सेवा आयोग का सृजन किया गया है। आई होप कि आप सबको ये क्लियर हो गया। वित्त आयोग भी देख लिए, ये सारी चीज़ें देख लिए। तो चलिए हम अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 7 नंबर का क्वेश्चन है। 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाना है। सूची फर्स्ट सूची सेकंड के साथ क्या मिलाना है उसको हम देखते हैं। देखो यहाँ क्या कह रहा है, संवैधानिक
संशोधन, संविधान का संवैधानिक संशोधन था संविधान का संशोधन किस आर्टिकल के तहत किया जा सकता है। आर्टिकल 368 की बात हमने जो पिछले वीडियो हैं बहुत ही बार चर्चा हो चुकी है। 368 के अनुसार क्या किया जाता है, संविधान में संशोधन किया जाता है। वित्त आयोग अभी हम देख के आ रहे हैं, उसके पिछले वाले क्वेश्चन के 280 के अंतर वित्त आयोग का गठन किया गया है। और वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था कहाँ की गई है। वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था तो बहुत हम नहीं कहीं देखे, लेकिन जो हम अपना सेशन लिए हैं, जो पॉलिटी वाला सेशन लिए उसमें वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था कैसे की गई है, कहाँ होती है, ये सब सुचारू रूप से कहाँ लागू होती है, मतलब कहाँ लागू होती है, कब कैसे लागू होती है, ये सब चीज़ों की व्यवस्थाएं की हैं। यहाँ आखिर नहीं होगा, अखिल भारतीय सेवा की बात करोगे तो यहाँ पर 312 अभी अखिल भारतीय सेवा आर्टिकल 312 के पढ़कर हम आ चुके हैं। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही क्लियर रही होंगी। चलो हम अपने चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर का क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक देखो, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित माना लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कार्रवाई नहीं की जाती। कब तक कार्रवाई नहीं की जाती, 10 दिनों तक, 14 दिनों तक, 15 दिनों तक, 16 दिनों तक। अगर आप करेक्ट आंसर की तरफ चलोगे तो 14 दिन क्या होता है, 14 दिन तक अगर धन विधेयक राज्यसभा में कोई भी उसका चर्चा नहीं होती है, उस पर धन विधेयक पर कोई भी चर्चा नहीं होती है, तो वो क्या मान लिया जाएगा, राज्यसभा से पारित मान लिया जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने 9 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसको देखने का प्रयास करते हैं। 9 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी जाति तथा जनजाति के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु तो शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकार है। किसको प्राधिकार मिलता है, मतलब किसको अधिकार मिलता है कि किसी भी जनजाति या अनुसूचित जनजाति की घोषणा करने की शक्ति किसके अंदर संपन्न होती है, किसके अंदर निहित है। भारत के राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, समाज कल्याण मंत्री, अनुसूचित जाति आर जनजाति योग का अध्यक्ष। अगर इसमें आप सही तरफ चलोगे तो आपका ये वाला ऑप्शन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। भारत का राष्ट्रपति है वो कहीं भी किसी को भी क्या कर सकता है, अनुसूचित जाति और जनजाति के अंतर्गत डाल सकता है। और होप कि आपको सब ये किसके आर्टिकल किसके तहत ये कर सकता है, ये कर सकता है 342 के तहत कर सकता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद चलते हैं अपने लास्ट वाला क्वेश्चन की तरफ। इस सेशन का लास्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं। इस सेशन का लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से कौन सा संबंधित है। लिली थॉमस बनाम भारत संघ और नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, नमित शर्मा बनाम भारत संघ, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करोगे तो वाला आपका ऑप्शन सही हो जाता है, नमित शर्मा बनाम भारत संघ। चलो हम एक आध दिन इन सब जितने भी ये चीज़ें हैं इन सब का डिस्कस कर लेंगे। तो आई होप कि ये सब क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ से। फर्स्ट वाला क्वेश्चन की तरफ से अगर हम रिवाइज करने का प्रयास करेंगे, चलो फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ से एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो अनुसूचित जातियों और मतलब अनुसूचित जाति को कहाँ आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है, कहाँ नहीं की गई है, वो की गई है अरुणाचल प्रदेश में नहीं की गई है। और कहाँ नागालैंड, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार जैसे राज्यों में क्या की जाती है, अनुसूचित जाति की व्यवस्था नहीं की जाती है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें सेकेंड वाले में क्या कहता है, संविधान आर्टिकल 243 के अनुसार सहकारी समितियों के निदेशक की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 21 हो सकती है। इसके बाद क्या था, किसके बाद था, भारत संघ में नए राज्यों का सृजन कैसे हो सकता है। इसमें भारत में नए राज्यों का सृजन संसद के साधारण बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। इसके बाद क्या था, 4 नंबर का था कि जो मौलिक अधिकार होते हैं उसमें संशोधन करने का अधिकार किसको है, वो किसको है, संसद को है। इसके बाद 5वां नंबर वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, 5वां नंबर वाले क्वेश्चन में था कि जो
जो विदेशी नीतियों से संबंधित कौन सा है, विदेशी नीतियों से संबंधित हमारा आर्टिकल 51 है। इसके बाद आप चलोगे 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर वाले क्वेश्चन क्या था, मिलान था। मिलान ये क्या करता है, अखिल भारतीय सेवा समिति का सृजन करता है। उसके बाद ये वित्त आयोग के बारे में बताता है, ये कैग के बारे में बताता है, CAG के बारे में बताते हैं, ये भारत के प्रशासनिक प्राधिकारी के बारे में बताता है। इसके बाद चलोगे तो आपने उसके बाद बोले क्वेश्चन की तरफ से 7वां नंबर का क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन ये क्या करता है, हमारा आपातकाल की व्यवस्था क्या है, उसको वित्त आपातकाल की व्यवस्था कैसे होती है, ये सब चीज़ को बताता है। और ये क्या होती है, 312 अखिल भारतीय सेवा समिति, ये वित्त आयोग, और 300 संविधान संशोधन की बात करता है। इसके बाद क्या था, इसके बाद था कि 8 नंबर का क्वेश्चन क्या था। 8 नंबर का क्वेश्चन में क्या कहा था कि अगर धन विधेयक को लोकसभा से पारित करके राज्यसभा में भेज दिया जाए तो वो कितने दिनों तक उस पर मतलब उस पर चर्चा ना करे, तब उसे उसको राज्यसभा से पारित मान लिया जाता है। उसको क्या कि 14 दिनों तक अगर उस पर कोई वो रिस्पॉन्स नहीं देता है तो उसे क्या कर दिया जाता है, पारित मान लिया जाता है। इसके बाद क्या करता है, अनुसूचित जाति और जनजाति को किसको शक्ति प्रदान होती है, उसको घोषणा करने का वो होती है राष्ट्रपति को मतलब शक्ति मिली है। उसके बाद क्या है, 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। कौन से संबंधित है, नाम भारत संघ। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलते हैं। अगर कोई भी कहीं भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम अपने उस कमेंट को अगले वाले वीडियो में उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अपने न्यू वाले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।